ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जालोर के इतिहास के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो जब हम बात करते हैं जालोर में जो शासन था वो चौहान वंश का था। चौहान वंश की एक शाखा थी सोनगढ़। इस शाखा की स्थापना नाडोल जो वर्तमान में पाली जिले के अंदर है, वहां एक कीर्तिपाल हुआ था। कीर्तिपाल ने जालोर के अंदर चौहान वंश की सोनगढ़ शाखा की स्थापना की थी। हुणोद नैनसी ने कहा था कि कितु एक महान शासक था। जब हम जालोर की बात करें तो जो जालोर दुर्ग था उसकी स्थापना नाग बटपत्तर ने की थी। नाग बटपत्तर ने इसकी स्थापना की गई थी। जालोर में जाबिर नाम के ऋषि हुए थे, उनके आधार पर इसका नाम जालोर पड़ा। और इतिहासकार ये भी कहते हैं जो जाल वृक्ष है उसकी अधिकता के कारण भी इस भूभाग को जालोर कहा जाता है। अगर हम जालोर की अगर बात करें तो जालोर है तो दिल्ली से जो मुख्य रूप से तो गुजरात जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते पर आता था। और दिल्ली से अगर कोई आक्रमण सेना लेकर अगर गुजरात के लिए जाते थे तो रास्ते के अंदर जालोर होकर गुजरना पड़ता था। और जालोर के जो शासक थे वो महान शासक थे, हिंदू विचारधारा वाले शासक थे। और वो कभी भी मुस्लिम सेना को इस रास्ते से बिना कर लिए बिना वो जाने नहीं देते थे। इस कारण भी हमेशा दिल्ली के शासकों और जालोर के शासकों के बीच में हमेशा युद्ध की स्थिति रहती थी। उस समय हम बात करें तो उस समय दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और जालोर के ऊपर कानर देव का शासन था, जो 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा था। इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लू खां तो गुजरात विजय करके आए थे। उस समय जालोर होकर जा रहे थे। उस समय कानर देव के सेनापति ने वहां से उल्लू खां पर आक्रमण किया और काफी माल लूट लिया था। और इसकी सूचना जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी ने विचार कर लिया था कि कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं जालोर दुर्ग पर आक्रमण करूंगा। तो जालोर है ये सूखड़ी नदी पर सुखड़ी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जब समय मिलेगा तो मैं कभी कानर देव को भी देख लूंगा। और जब ये बात 1305 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी अपना एक दूत भेजता है मुल्तानी 1305 में ये जालोर भेजता है। और जालोर आने के बाद में कानर देव और एर मुल्क मुल्तानी के बीच में एक समझौता हो जाता है।
समझौता हो जाता है और समझौता के तहत कानर देव अपने राजकुमार वीरम देव को दिल्ली भेजने के लिए वो राजी हो जाता है। उस समय के लिए संघर्ष चल जाता है, मगर फरिश्ता ये बात कहता है, कि जब एर मुल्क मुल्तानी अपने साथ किसी प्रकार बनाकर कानर देव को वो दिल्ली ले जाता है और दिल्ली के अंदर जब दरबार लगा होता है उस समय अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मेरा जैसा इस संपूर्ण भारत में मेरे से मुकाबला लेने वाला ऐसा कोई शासक नहीं है जो मेरे से टक्कर ले सके। उस समय कहते हैं कानर देव क्रोधित होता है और परिसभा के अंदर अपनी मुत्सु के ताव देते हुए बोलता है कि हे राजा, हमने हथियार डाले हैं, अपने हथियार चलाना नहीं भूले। अगर आपको इतना ही अपने ताकत पर और अपना साम्राज्य का अगर गर्व है सेना का, तो आप जालोर की ओर कभी कुछ कर लेना और हम अपनी जो मुलाकात है, अगली मुलाकात हम जालोर में रण क्षेत्र में हम करेंगे। और इतना कहकर कानर देव वहां से चला जाता है। ये बात कहता है फरिश्ता, और मुड़ो नेणसी अलग ही कहता है। मुड़ो नेणसी को राजस्थान का अब्दुल फजल कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा मारवाड़ी विगत परगना नाम एक पुस्तक लिखी, ऐतिहासिक पुस्तक। उसके अंदर उन्होंने ये कहता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी और कानर देव के बीच में जो आपस में जो संघर्ष होता है, वो संघर्ष किसी दूसरी बात को न लेकर, प्रेम प्रसंग को लेकर ये मामला होता है। और इस बात को नेणसी और अन्य कई ऐसे इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार किया गया है। नेणसी के अनुसार वीरम देव दिल्ली के अंदर जो शाही महल होता है उसके पास वीरम देव को एक महल के अंदर निवास स्थान दे देते हैं और वीरम देव वहां पर रहने लग जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, वो बार बार, क्योंकि जो फिरोजा का जो महल था और वीरम देव का महल था वो आमने सामने था। वीरम देव बहुत ही सुंदर, बलिष्ठ और एक वीर योद्धा था। और लगभग उस समय वीरम देव की उम्र भी 18-19 साल थी। और फिरोजा रोज वीरम देव को देखती थी और मन ही मन में इनसे वीरम देव से प्रेम करने लगती है। और ये बार बार किसी प्रकार का बहाना बनाकर कभी चाय लेके जाती है, तो कभी कॉफी लेके जाती है, कभी समोसे लेके जाती है, बार बार इसके कमरे में आती है और मन ही मन में वीरम देव से शादी करने की अपनी इच्छा जताने लगती है। मगर ये बात किसी को कहती नहीं है। और वीरम देव को ये पता नहीं था कि फिरोजा किस चक्कर में मेरे पास बार बार आ रही है। और वीरम देव ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया गया कि मैं फिरोजा से प्रेम करता हूँ। मगर फिरोजा के दिमाग के अंदर वीरम देव का चित्र बन गया। न फिरोजा को नींद आती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है। उसके मन में 24 घंटे इनके अंदर वीरम देव के प्रति विचार आने लगा। काफी समय बीत जाने के बाद के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी को ये पता चलता है कि मेरे साम्राज्य में न अन्न की कमी है, न जल की कमी है, किसी प्रकार की कमी नहीं है,
और मेरी पुत्री फिरोजा ये रात और दिन ये कमजोर क्यों पड़ने लगी, इस बात का पता लगाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कोशिश की। तब पता चला, फिरोजा ने कहा, यह पिताजी, मैं वीरमदेव से प्रेम करती हूँ और मैं वीरमदेव से शादी करना चाहती हूँ। तो फिरोजा ने, अलाउद्दीन खिलजी ने वीरमदेव को एक प्रस्ताव भेजा कि हे वीरमदेव, तुम्हारे पास आज की रात है, तेरी इच्छा है, तुझे वरमाला पहननी है या अपने सर कटवाना है, जो आपको अच्छा लगे वैसा आप कीजिए। और वीरमदेव ये बात सुनकर बहुत चिंतित हुआ और रात के समय दिल्ली से अपने घोड़े से सीधा वीरमदेव जालौर आ गया। जालौर आने के बाद में ये आ जाता है और आने के बाद में कानदेव को भी पता नहीं होता है किस कारण वीरमदेव जालौर आया। कुछ समय के बाद में 5-7 दिन के बाद में फिरोजा भी जालौर आ जाती है और कहती है, सुबह का समय था और आकर जालौर के जो मेन दरवाजा है उसमें आकर खड़ी हो जाती है। और जब सवेरा होता है तो दुर्गा दरवाजा खोला जाता है। उस समय वो कहती है कि ये कौन है, जब पूछते हैं शहजादी को, और जब ये पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की शहजादी है और पूछते हैं आप किस लिए आई। उस समय जालौर के शासक कानर देव का सुबह सुबह दरबार चल रहा था। उस समय ये फिरोजा जानू जानू करती हुई वहाँ आती है और आकर कानर देव को कहती है, आप महान शासक है, आप मेरे साथ न्याय कीजिए। तो कहती है फिरोजा इतनी इसके चार में इतनी पागल हो जाती है, वो कहती है कि 7 समुद्र में तेरे पीछे पीछे आ गई। और कानर देव ने कहा, देख मेरा पुत्र जाने और तुम जानो, मुझे इस बात का कोई मतलब नहीं है कि तुम तो वीरमदेव से प्रेम करती हो या नहीं करती हो। अगर वीरमदेव खुश है तो ये शादी तुम कर सकती हो। तो कानर देव को भी ये बात पसंद नहीं आती है, वीरमदेव को ये बात पसंद आती है। वीरमदेव कहता है कि देख फिरोजा, बात ऐसी है कि तुम्हारा जो परिवार का जो बैकग्राउंड है ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है तुम्हारे, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी का ये परिवार था ये बहुत आधुनिक रॉयल परिवार था। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, रॉयल परिवार इसलिए था कि जब 1301 के अंदर रणथंभ और दुर्गपुर आक्रमण होता है तो ये हमीर की पुत्री से विवाह करने का ये प्रस्ताव रखता है और उसको सफलता नहीं मिलती है। और बाद में 1303 के अंदर पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और ये कहता है, वीरमदेव कहता है कि देख तेरा पूरा परिवार ऐसा है और तेरी माँ चिमना ये मोहम्मद शाह से प्रेम करती है, तो मैं ऐसे रॉयल परिवार के साथ मैं शादी नहीं कर सकता। और वीरमदेव कहता है, अरे फिरोजा, बात ऐसी है कि न तो कोई मामा मायरो लेर आवेला, न कोई परिवार का आवेला, और क्या लव मैरिज ज्यादा रिश्ता भी नहीं है। और वीरमदेव इस बात को इनकार कर देता है और फिरोजा वहां से निराश होकर जालौर से दिल्ली की ओर कूच कर जाती है। और इस बात का जब अलाउद्दीन खिलजी को जब भी पता चलता है तो विशाल सेना लेकर जालौर आक्रमण की ओर प्रस्थान करने का विचार करता है। उस समय जालौर आने के लिए रास्ते के अंदर सिवाना ग्रुप पड़ता है। सिवाना ग्रुप। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो दिल्ली से आने वाले रास्ते में पहले ये सिवाना दुर्ग आता है और सिवाना दुर्ग के बाद में आता है
जालोर दुर्ग। जब जालोर को जीतना है तो मैं पहले सिवाना दुर्ग पर अधिकार करना होता है। और अलाउद्दीन खिलजी एक कमाल का आदमी भेजता है, कमालुद्दीन दुर्ग को। पता है कमालुद्दीन दुर्ग को वहां भेजता है और 1308 के अंदर वहां का सिवाना का जो शासक था वो शीतल देव था। शीतल देव और इसके दो सेनापति थे। और वहां पर जब शीतल देव के साम्राज्य पर आक्रमण करता है तो बावले नाम का एक देशद्रोही व्यक्ति होता है। वो कमलादीन गुरु की बात में आ जाता है और बहावले ने नहीं उनको शीतल देव को रोका देते हैं और सिवाना दुर्ग के जो गुप्त रास्ते हैं उनको ये बता देते हैं। और 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना दुर्ग पर भी अधिकार हो जाता है। और सिवाना दुर्ग 1308 में जोहर होता है, वो जोहर मीनादे के नेतृत्व में होता है। के नेतृत्व में ये राजस्थान का अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल का ये तीसरा जोर था मीनादे के नेतृत्व के अंदर। और इसका नाम बदलकर जालोर का जलालाबाद कर देता है। मैं इसका सिवाना दुर्ग है, इसका नाम बदल देता है। और बदलने के बाद में अगला जो आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का, वो आक्रमण जालोर दुर्ग पर होता है। और सिवाना दुर्ग की जो चाबी है, जालोर दुर्ग की चाबी है, वो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। सिवाना दुर्ग मारवाड़ की संकट कालीन राजन देवी जयनारायण व्यास ने भी अंतिम छेद करके इसे सिवाना दुर्ग में ही रखा गया था। और राव महादेव था, उसका भी संकट काल के अंदर यह इनका जीवन व्यतीत हुआ था। अब 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करता है। जालोर पर आक्रमण करता है और जालोर को चारों ओर से घेर लेता है। इतिहासकार ये बताते हैं, कान्हा देव पर्वत नाम का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। बदनाम द्वारा रचित इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक वह विशाल डेरा डालता है, पर सफलता नहीं मिलती है उसको। तो इसकी जो सुरंग होती है उसके बाद पता चल जाता है। और एक मारवाड़ में क्या कहता है कि राय का भाव रातों गया, उसने घोषणा कर दी थी कि मैं 10,000 रुपये क्विंटल में भी मैं राय खरीद लूंगा, अगर किसी के पास हो तो आप मुझे दीजिए। राय की सबसे बड़ी विशेषता होती है, जहाँ सुरंग होती है, थोड़ी बहुत रेतीली जमीन होती है, वहां से रात के अंदर राई अंकुरित हो जाती है। और जालोर दुर्ग के गुप्त रास्ते हैं उनको ये पता चल जाता है। और 1311 के अंदर कान्हा देव लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं चौहान वंश की जो कुलदेवी आशापुरा माता को अपना शीश अर्पण कर देता है। और इतिहासकार ये परिणाम ये कहता है कि वीरमदेव की लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और वीरमदेव का जो सर लेकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले जाता है। और दिल्ली ले जाकर तो फिरोजा का इस बात को पता चल जाता है। तो फिरोजा उसी शीश को लेकर उसने कहा, पिताजी आपने ये क्या काम किया, मैंने तो आपको वीरमदेव को लाने के लिए भेजा था, आपने तो वीरमदेव की हत्या कर दी। और फिरोजा दिल्ली के पास यमुना नदी है, यमुना नदी के अंदर वीरमदेव का
शीश लेकर कहते हैं वो पूज जाती है। उस इतिहासकार ये बताते हैं कि हिंदी रीति रिवाज के अनुसार यमुना नदी के तट पर वीरम देव के शिव का दाह संस्कार करते हैं। उसके बाद के अंदर ये यमुना नदी में पूज जाती है और जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर देते हैं। जलालाबाद देते हैं। उस समय 1311 के अंदर जालोर का प्रथम शाखा होता है। उमादे के नेतृत्व के अंदर ये शाखा होता है। आपको उचित होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंदर प्रथम 13 शाखा हुआ था और 1301 के अंदर हुआ था। रणथंभौर के अंदर 1303 के हुआ था, वो चित्तौड़ के अंदर हुआ था और 1308 का जो शाखा हुआ था वो सिवानापुर में हुआ था और अंतिम जो 1311 का शाखा हुआ था वो जालौर में हुआ था। आज पूरा हमें राजस्थान के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण किया उनके बारे में हमने पूरा अध्ययन कर लिया।